हवाई जहाज़ आज के दौर की वो टेक्नोलॉजी जिसके बगैर इंसान ज़िंदगी गुजारने का सोच भी नहीं सकता, क्योंकि हवाई जहाज़ ने मीलों का सफ़र तय करना इस कदर आसान बना दिया है कि इंसान एक ही दिन में दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक जा सकता है। मगर क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर ये हवा में उड़ने वाले प्लेन्स हम तक कैसे पहुँचे? आज की इस वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे कि किस तरह हवाई जहाज़ ने कई सालों में एवोल्यूशनरी प्रोसेस से गुजरकर हमारी दुनिया में कदम रखा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नाबिया और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। शुरुआत में इंसान सफ़र तय करने के लिए पैदल या घोड़े, ऊंट, हाथी और मुख्तलिफ जानवरों का इस्तेमाल करता था। इसके बाद पहिए की इजाद ने इंसानी ज़िंदगी में एक नया मोड़ लिया और फिर कार्ट्स, साइकिल, यहाँ तक के गाड़ियाँ भी मुतारिफ करवाई गई। मगर ये सब ज़मीन के ऊपर चलने के वो ज़रिए थे जिससे आगे सफ़र तो जल्दी तय हो जाता था, मगर एक हवाई जहाज़ जितना तेज़ी से नहीं। अगर हम घड़ी की सुइयां पीछे घुमाएं तो पहला हवाई जहाज बनने से भी पहले लोग सिर्फ हवा में उड़ने का ख्वाब देखा करते थे। कभी किसी ग्लाइडर को घोड़े के साथ बांधकर तो कभी कागज़ के जहाज उड़ाकर लोग खुश हो जाया करते थे। फिर 1829 में ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले FDR टिंगस्टन ने एक परिंदे की शक्ल का दिखने वाला ऑर्निथोप्टर इजाद किया जो गैस स्टीम की मदद से उड़ता था, मगर इसमें लगने वाले बॉयलर के एक्सप्लोड होने की वजह से वो फ्लाइट नाकाम हो गई। इसके बाद बहुत से उड़ान भरने के एक्सपेरिमेंट हुए जिसमें से कुछ नाकाम हुए तो कुछ कामयाब तो हुए, मगर सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट नहीं मिल सके। लेकिन हिस्ट्री तो तब बनी जब 1903 में अमेरिका के रहने वाले दो भाई पहली दफा मोटर से चलने वाले एयरप्लेन उड़ाने में कामयाब हो गए। ये दो भाई राइट ब्रदर्स के नाम से जाने जाते हैं। इस पहली बार उड़ने वाले प्लेन का नाम राइट फ्लायर्स रखा गया, जो सिर्फ 12 सेकंड के लिए 37 मीटर जमीन से ऊपर उड़ा। इसके बाद राइट ब्रदर्स ने फिर से कोशिश करते हुए एक और जहाज बनाया जो पहले की निस्बत बेहतर था, और 1905 में जब इसे उड़ाया गया तो वो 39 मिनट तक हवा में उड़ता रहा और 38 किलोमीटर तक का फासला तय कर गया। ये इनके लिए एक बड़ी कामयाबी थी, जिसके बाद उन्होंने जहाज का डिज़ाइन चोरी होने के डर से इसे डिसेंबल्ड कर दिया। इन भाइयों को देखते हुए दूसरे लोगों ने भी एयरक्राफ्ट बनाने की कोशिश शुरू कर दी। 1908 में एक फ्रेंच इन्वेंटर लुइस ब्लैरियट ने ब्लैरियट 8 के नाम से पहली बार एक ऐसा प्लेन बनाया जो एक जॉयस्टिक और पांव से कंट्रोल होने वाले पैडल से चलता था। इसका ये तरीक़ाकार आज के मॉडर्न प्लेन्स में भी इस्तेमाल किया जाता है। फिर 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान फौजियों की सहूलत के लिए मुख्तलिफ कंपनीज ने एयरक्राफ्ट के डिज़ाइन बनाने पर तेज़ी से काम शुरू कर दिया। पिछले बनाए गए एयरप्लेन्स के डिज़ाइन को मज़ीद बेहतर बनाने की कोशिश की जाने लगी, जिसकी स्पीड और रेंज पहले एयरक्राफ्ट से ज़्यादा हो। 1915 में एक जर्मन इंजीनियर ह्यूगो जंकर्स ने जंकर J1 नामी एक एयरक्राफ्ट बनाया जिसकी पूरी बॉडी मेटल की बनी थी। पहली बार पैसेंजर्स के साथ उड़ने वाला एयरक्राफ्ट 1914 में बनाया गया था, जो अमेरिका के इलाके सेंट पीटर्सबर्ग से 20 मिनट का फासला तय करता हुआ फ्लोरिडा तक जाने की सर्विसेज देता था। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद प्रोपेलर के साथ उड़ने वाले जहाज ने मार्केट में कदम रखा। 1919 में दो ब्रिटिश इंजीनियर्स के बनाए हुए प्लेन्स ने पहली बार अटलांटिक ओशन के ऊपर उड़ने का रिकॉर्ड बनाया। ये एविएशन हिस्ट्री में सबसे बड़ा चेंज था, जिस पर इन्हें डेली मेल कंपनी की तरफ से 10,000 पाउंड यानी आज के दौर के हिसाब से 23 लाख रुपए का कैश प्राइज दिया गया। 1927 में चार्ल्स लिंडबर्ग के बनाए गए प्लेन ने पूरा अटलांटिक ओशन बिना ठहरे एक ही फ्लाइट में पार कर लिया। आहिस्ता आहिस्ता इन प्लेन्स में बेहतरी आने की वजह से हर नया बनने वाला प्लेन पहले वाले की निस्बत बेहतर और लंबा सफ़र तय कर पाता था। फिर 1928 में बनाए गए एयरक्राफ्ट ने पहली बार दुनिया का सबसे बड़ा समुंदर पैसिफिक ओशन क्रॉस किया।
और अगले ही साल 1929 में बनाए गए प्लेन ने ज़मीन का चक्कर काटा। अब तक के बनाए जाने वाले सोलो एयरक्राफ्ट्स में बस पायलट ही सवार होते थे, मगर अब एविएशन कंपनी को एक ऐसे एयरक्राफ्ट की ज़रूरत थी जो एक ही वक्त में कई लोगों को बिठाकर एक लंबा सफ़र तय कर सके। और ऐसा मुमकिन हुआ 1936 में बनने वाले डोगलास DC-3 की वजह से, जिसमें 32 लोगों को बिठाने की कैपेसिटी थी। ये एक मजबूत और बेहतरीन डिज़ाइन का बना एयरक्राफ्ट था और इस जैसे 11,000 एयरक्राफ्ट 1942 तक डिज़ाइन किए गए। और हैरानी की बात यह है कि 2020 तक DC-3 जैसे 172 एयरक्राफ्ट काम करते रहे जो 1942 के दौरान बनाए गए थे। 1939 में पहली बार जेट इंजन दुनिया से मुतारिफ करवाया गया। अब तक बनाए जाने वाले पहले एयरक्राफ्ट प्रोपेलर बेस थे और ये पहला जेट इंजन एयरक्राफ्ट था। यहाँ हम आपको बताते चलें कि प्रोपेलर बेस एयरक्राफ्ट में फैन के ब्लेड्स बाहर की तरफ लगे होते हैं, जबकि जेट इंजन में लगे फैन के ब्लेड्स इंजन के अंदर मौजूद होते हैं। जेट इंजन प्रोपेलर से कई गुना ज्यादा उड़ने की ताकत रखता है। तो 1939 में हेंकल HE-178 के नाम से बनाया गया पहला जेट इंजन एयरक्राफ्ट मिलिट्री सर्विस के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। 1947 में बोइंग B-47 नाम का एक जेट इंजन एयरक्राफ्ट बना। इसके बाद पैसेंजर्स को बिठाकर चलने वाले जेट एयरक्राफ्ट ने 1952 में अपनी पहली उड़ान भरी और इस एयरक्राफ्ट को DE हैविलैंड कॉमेट के नाम से जाना गया। कमर्शियली सक्सेसफुल होने के बावजूद इस पैसेंजर्स के लिए बनाए गए प्लेन में बहुत से मसाइल थे, जिसमें खिड़कियां, इसका शेप और इस जहाज पर पड़ने वाला हवा का प्रेशर था। इस मसाइल के हल के लिए बहुत से और एयरक्राफ्ट बनाए गए, जिनमें DC-8, VC-10, TU-104 और बोइंग 707 शामिल थे। इन सब में बोइंग 707 सबसे ज्यादा सक्सेसफुल रहा। इसने पहली बार 1957 में उड़ान भरी। इस तरह के तकरीबन 856 जेट एयरक्राफ्ट बनाए गए जो 1978 तक यूज किए गए। बोइंग कंपनी की कमर्शियल सक्सेस के बाद 1967 में इस कंपनी ने बोइंग 737 एयरक्राफ्ट लॉन्च किया, जो पहले एयरक्राफ्ट से काफी बड़ा था और इसमें सिर्फ 2 इंजन लगे हुए थे, जिसकी कैपेसिटी पहले इंजन से काफी ज्यादा थी। इसमें पैसेंजर्स के साथ साथ कार्गो ट्रैवलिंग की भी जगह मौजूद थी। 1987 में एयरबस कंपनी ने भी अपने मुख्तलिफ डिज़ाइन के जहाज लॉन्च किए। ये कंपनी बोइंग कंपनी के बाद बनाई गई, मगर फिर भी अपने एयरक्राफ्ट की वजह से ये बोइंग को टक्कर देने में कामयाब रही। गुजरते सालों के साथ कई एयरक्राफ्ट कंपनी की वजह से बेहतर प्लेन बनाने पर काम चलता रहा, जो 150 से 200 पैसेंजर्स की सवारी को मुमकिन बनाने में लगे हुए थे, जिसके लिए उन्होंने बड़ा और बेहतर जहाज बनाना था। पहले से बड़ा और बेहतर जहाज बनाने के लिए इन्हें हाई टर्बोफैन इंजन की जरूरत थी, जो ऊंचाई पर इतने वजन के साथ एयरक्राफ्ट को पहुंचा सके, और इसके लिए JT-9D इंजन मुतारिफ हुआ, जो पहली दफा बोइंग 747 में यूज किया गया। इस जहाज की बनावट की वजह से इसके कैबिन पहले की निस्बत काफी बड़े थे और मजीद चेंजेस लाते हुए इस एयरक्राफ्ट में पैसेंजर्स के लिए और भी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाने लगी। कैबिन्स की स्पेस की वजह से इस जहाज में इकोनॉमी और बिजनेस क्लास की फैसिलिटीज दी जाने लगी। 1990 में एयरबस कंपनी ने बोइंग से 15% कम कीमत पर अपनी सर्विसेज देना स्टार्ट कर दी। इस कंपनी का बनाया गया A380 कमर्शियली काफी सक्सेसफुल रहा, मगर इस एयरक्राफ्ट की एक लिमिटेशन ये थी कि इसके विंग्स इतने बड़े थे कि उसे एयरपोर्ट पर लैंड करने में काफी मुश्किल पेश आती थी, और इस मसले के हल के लिए फोल्डिंग विंग टिप्स एयरक्राफ्ट लॉन्च किया गया। और फिर डेल्टा विंग्स की सहूलत ने मजीद बेहतरी लाते हुए एयरक्राफ्ट को ज्यादा स्पीड और एक्स्ट्रा पावर दी। पहला डेल्टा विंग्स एयरक्राफ्ट 1976 में लॉन्च हुआ, जो सिर्फ ब्रिटिश और फ्रांस में ही यूज किया जाता था, लेकिन बाद में अमेरिका की काफ़ी कंपनीज ने इस टेक्नोलॉजी को अपने एयरक्राफ्ट में यूज़ किया। 1990 से लेकर अब तक एयरक्राफ्ट की बेहतरी में काफ़ी कामयाबी हासिल हुई। 1903 में शुरू होने वाले सफ़र में बहुत से चेंजेस होने की वजह से आज हम अच्छे और बेहतर डिज़ाइन वाले प्लेन में बैठने के काबिल हैं।
मगर आज भी इन एयरक्राफ्ट को बेहतर बनाने के लिए कोशिश की जा रही है, जिसमें ज़्यादा एफिशिएंसी वाले इंजन्स, जहाज़ का डिज़ाइन और जहाज़ में ज़्यादा अच्छा मटेरियल यूज़ करने पर काम किया जा रहा है। और इसकी मिसाल हमें बोइंग के बने जहाज़ 787 में मिलती है और इसको मज़ीद बेहतर टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट करने के लिए बैटरी पर चलने वाले जहाज़ जल्द ही सामने आएंगे, जिसके लिए कई प्रोजेक्ट्स पर काम किया जा रहा है। एयरक्राफ्ट की एवोल्यूशन और डेवलपमेंट के सफ़र में कई इवेंट्स के बाद आज का मॉडर्न जहाज़ हवा में उड़ता नजर आता है, जिसमें से चंद हमने आज इस वीडियो में बयान किए। वैसे आप सबके हिसाब से जहाज़ को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए एविएशन कंपनीज को कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करनी चाहिए, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।